3 जून 2026 की वो सुबह दिल्ली के बाकी दिनों जैसी ही थी और मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में लोग अपने कामों में जुट रहे थे। इसी इलाके के फ्लरिश स्टे बजट गेस्ट हाउस में भी जिंदगी अपनी रफ्तार से जाग रही थी। यहाँ ठहरे लोगों के पास उस दिन के लिए बिल्कुल साधारण से प्लान्स थे। एक कमरे में श्रुतिका आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उस दिन उसकी नई नौकरी का पहला दिन था, जिसके लिए उसने महीनों तैयारी की होगी। दूसरे कमरे में गुरुग्राम से आए विवेक अग्रवाल मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती अपने बुजुर्ग पिता की सेहत का हाल जानने की बात कर रहे थे। होटल के कुछ कमरों में अफ्रीका, बांग्लादेश और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों से आए विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जो भारत के मेडिकल सिस्टम पर भरोसा करके यहाँ इलाज या तीमारदारी के लिए पहुंचे थे। अस्पताल के करीब होने के कारण ये 5 मंजिला प्रॉपर्टी इन मरीजों और उनके परिवारों के बजट में फिट बैठती थी, लेकिन फिर सब कुछ एक झटके में बदल गया। नमस्कार, मैं हूं मेधा और आप देख रहे हैं जिस्ट। मालवीय नगर की उस इमारत के भीतर मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह जिंदा था, सांस ले रहा था और अपने अगले कुछ घंटों की योजनाएं बुन रहा था। लेकिन ये कहानी महज एक दर्दनाक फायर इंसिडेंट की नहीं, ये कहानी है उन साधारण जिंदगियों के अचानक थम जाने की, जिनकी उम्मीदों को इस व्यवस्था की लापरवाही ने हमेशा के लिए राख में बदल दिया। लेकिन इस पूरी त्रासदी के बीच कुछ ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। मैक्स हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के एक बेड पर 75 साल के राधेश्याम अग्रवाल भर्ती थे, जो लंग इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। उनकी हालत नाजुक थी और उनके बेटे विवेक अग्रवाल बस यही चाहते थे कि इस मुश्किल वक्त में उनका पूरा परिवार दिल्ली में एक साथ मौजूद रहे। इसलिए विवेक, उनकी पत्नी तर्जनी, उनकी दोनों बेटियां जीविशा और वारिया और उनकी मां प्रेमलता दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ अजमेर और किशनगढ़ से आए कुछ दूसरे रिश्तेदार भी थे। इस पूरे परिवार में सबसे खास थी जीविशा। जीविशा बेंगलुरु में रहती थी। हादसे से ठीक एक रात पहले ही उसके पिता विवेक ने उसे फोन करके कहा था कि दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम तुरंत दिल्ली आ जाओ ताकि उनसे एक बार मिल सको। अपने पिता की बात सुनकर जीविशा ने रात की ही फ्लाइट पकड़ी और कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच गई। अस्पताल के बिल्कुल करीब होने की वजह से इस परिवार ने फ्लरिश स्टे गेस्ट हाउस में 2 कमरे किराए पर लिए थे, ताकि जब भी जरूरत पड़े तुरंत आईसीयू वार्ड तक पहुंचा जा सके। लेकिन नियति की क्रूरता और इस व्यवस्था की लापरवाही का इससे भयानक उदाहरण और क्या होगा कि जीविशा अपने दादाजी से आखिरी बार मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके बेंगलुरु से दिल्ली तो आ गई, लेकिन कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद उस अस्पताल तक नहीं पहुंच सकी जहां उसके दादाजी भर्ती थे। और अब इस परिवार में सिर्फ वही बुजुर्ग जिंदा बचे हैं जो खुद आईसीयू में भर्ती हैं, जिन्हें देखने के लिए उनकी पोती बेंगलुरु से आई थी, जिनके बेटे ने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा किया था, जिनकी पत्नी इस मुश्किल वक्त में बस उनके साथ रहना चाहती थी। लेकिन आज उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं है। और सबसे दर्दनाक बात यह कि 75 साल के राधेश्याम अग्रवाल, जो इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि उनका पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। झारखंड की रहने वाली 26 साल की श्रुतिका बरनवाल के लिए भी ये सुबह बेहद खास थी। श्रुतिका ने हाल ही में मुंबई के एक प्रेस्टिजियस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस से वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की थी। सालों की कड़ी मेहनत और पढ़ाई के बाद आखिरकार दिल्ली में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और 3 जून को उसका पहला वर्किंग डे यानी इंडक्शन था। उस सुबह श्रुतिका के कमरे में एक अलग ही उत्साह था। उसने अपनी नई शुरुआत के लिए अपना बैग पैक कर लिया था और तैयार होते वक्त वो फोन पर अपने दोस्त अमन से बात कर रही थी। श्रुतिका फोन पर बेहद खुश थी और अमन को बता रही थी कि ऑफिस के बाद वो अपने बाकी दोस्तों से मिलेगी और आज से उसकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया फेज शुरू होने जा रहा है। लेकिन तभी अचानक फोन पर पूरी बातचीत का टोन बदल गया। बात करते करते श्रुतिका ने अचानक कमरे के बाहर आग और धुएं को देखा और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। इस स्थिति की गंभीरता को भांपकर हैदराबाद में मौजूद उसके दोस्त ने तुरंत दिल्ली की इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट किया और घटना की जानकारी दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों के बाद श्रुतिका के दोस्त को अधिकारियों से पता चला कि उसका शव एम्स के मॉर्चरी में ले जाया जा चुका है। इस हादसे की आंच सिर्फ दिल्ली या भारत के अन्य राज्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी तपिश ने सरहदों को पार करते हुए दुनिया के कई देशों को झकझोर दिया।
आंकड़े बताते हैं कि इस अग्निकांड में जान गंवाने वाले 21 लोगों में से 12 नागरिक विदेशी थे। ये लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, लाइबेरिया, मोजाम्बिक और सोमालिया जैसे देशों से भारत आए थे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनमें से कोई भी यहाँ कोई छुट्टियाँ बिताने या बिजनेस टूर के सिलसिले में नहीं आया था। ये सभी लोग हज़ारों मील का सफ़र तय करके दिल्ली सिर्फ इसलिए पहुँचे थे क्योंकि इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पास के मैक्स हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहा था। दरअसल भारत का जो मेडिकल टूरिज्म और क्रॉस बॉर्डर हेल्थ केयर सिस्टम है, उसी के इर्द गिर्द बड़े अस्पतालों के पास ऐसे छोटे छोटे बजट गेस्ट हाउस का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। इलाज के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ये गेस्ट हाउस ही महीनों तक उनका अस्थायी घर बने रहते हैं। इस हादसे का शिकार हुए ये विदेशी नागरिक भी ठीक उसी तरह अपने जानने वालों की देखभाल के लिए यहाँ ठहरे हुए थे। लेकिन आज इस प्रशासनिक लापरवाही की वजह से दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे कई परिवार अपने लोगों की सलामती की खबर पाने और उनके शवों की शिनाख्त करने के लिए बेबसी के आंसू बहा रहे हैं। लाइबेरिया से आए हबीब आबिद की ही कहानी सुन लीजिए। हबीब एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर अपने भाई अली अमर मूसा के शव का इंतजार करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। उनका भाई अली अमर मूसा लाइबेरिया से अपने बेटे के इलाज के लिए दिल्ली आया था। उनके बेटे को ब्रेन ट्यूमर था और मालवीय नगर के इस हादसे वाली जगह के पास ही मैक्स अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। 3 जून की सुबह जब होटल में अचानक आग लगी तो चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। हबीब ने बताया कि लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर उनकी नींद खुली। चारों तरफ फैले जहरीले धुएं के बीच उन्होंने किसी तरह कमरे की खिड़की तोड़ी और बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन अफसोस, वो अपने भाई को नहीं बचा सके। ये कहानी चीख चीख कर बयां करती है कि कैसे हजारों मील दूर से भारत के मेडिकल सिस्टम पर भरोसा करके आए एक बेबस पिता की जिंदगी को यहाँ की प्रशासनिक लापरवाही ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब इस इमारत से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठ रहा था, तब जहां एक तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कूद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे जांबाज भी थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जलती हुई बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। इनमें सबसे पहला नाम रियाजुद्दीन का है, जिनकी गद्दों की यानी मैट्रेसेस की दुकान ठीक उस होटल के सामने थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग खिड़कियों से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी दुकान के सारे गद्दे सड़क पर घसीटना शुरू कर दिए ताकि ऊपर से कूदने वाले लोगों की जान बचाई जा सके, उन्हें कम चोट आए। देखते ही देखते रियाजुद्दीन ने जलती हुई इमारत के नीचे 20 से ज्यादा गद्दे बिछा दिए, जिसने कई लोगों के लिए लाइफ सपोर्ट का काम किया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों के पूरी तरह मोर्चे पर आने से पहले ही स्थानीय निवासी खुद इस धधकती हुई बिल्डिंग के भीतर दाखिल हो चुके थे। अंदर का मंजर किसी नर्क जैसा था। पावर फेलियर और काले जहरीले धुएं के कारण पूरी इमारत के भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और हाथ तक सूझ नहीं रहा था। वॉलंटियर्स अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर होटल के संकरे गलियारों से आगे बढ़ रहे थे। वो एक एक कमरे के दरवाजों को लात मारकर और लोहे की रॉड से तोड़ रहे थे ताकि अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके। जैसे ही कोई बेहोश बाहर लाया जाता, सड़क पर ही वॉलंटियर्स उसे CPR देना शुरू कर देते ताकि उसकी उखड़ती सांसों को वापस लाया जा सके। आपदा के इस दौर में इन आम नागरिकों ने बिना किसी ट्रेनिंग या सुरक्षा उपकरणों के वो कर दिखाया जिसने कई लोगों की उखड़ती सांसों को नई जिंदगी दे दी। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यूअर्स को एक कमरे में लॉक्ड वॉशरूम के भीतर एक पति पत्नी मिले, जो मौत के उस खौफनाक मंजर के बीच एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को गले लगाए दम तोड़ चुके थे। शायद जिंदा बचने की कोशिश में, शायद खिड़की से बाहर जाने की कोशिश में। वो आखिरी वक्त तक बस किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक कमरे में व्हीलचेयर पर बैठा एक दिव्यांग मरीज भी मिला, जिसके पास बिना किसी की मदद के उस आग के तांडव से खुद अकेले बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। जरा इस बेबसी को एक बार रुक कर सोचिए। जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ तो आंकड़े बेहद डराने वाले थे। दर्जनों लोगों को झुलसी हुई हालत में एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पतालों के ट्रॉमा सेंटर्स में पहुंचाया गया, लेकिन अंत में इस प्रशासनिक और मानवीय लापरवाही ने 21 बेकसूर बेगुनाह जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये महज एक हादसा नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की उस पुरानी और सड़ चुकी क्रॉनिक बीमारी का नतीजा है जिसे हम करप्शन कहते हैं। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमारी याददाश्त मुंडका फैक्ट्री अग्निकांड, करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस की आग और कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल जैसे पुराने खौफनाक मंजर याद दिलाने लगती है।
अगर आप इन सभी हादसों का एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे तो आपको हर जगह एक ही तय पैटर्न दिखाई देगा, नियमों की धज्जियां उड़ाना, कागजों पर करप्शन का खेल और मासूमों की मौत। इस पूरे फ्रेमवर्क और सुरक्षा नियमों का मजाक कैसे उड़ाया गया, इसके सरकारी आंकड़े इन मौतों के बाद सामने आ रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक फ्लरिश स्टे को केवल 6 कमरों के संचालन के लिए सिल्वर कैटेगरी का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत और पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस 5 मंजिला इमारत के भीतर गैर कानूनी तरीके से लगभग 25 कमरे ऑपरेट किए जा रहे थे। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन यहीं खत्म नहीं होता। नियमों के मुताबिक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बैन होने के बावजूद इसके बेसमेंट का बिना किसी डर से इस्तेमाल हो रहा था। पूरी बिल्डिंग का कोई सैंक्शन्ड प्लान तक नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही रास्ता था, और उस सुबह छत पर जाने वाला इकलौता एग्जिट डोर, रूफ एग्जिट भी बाहर से पूरी तरह लॉक्ड था। इस पूरी प्रॉपर्टी के पास फायर सर्विस का कोई वैध फायर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था ही नहीं। बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सारे वायलेशंस सालों से प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम चल रहे थे, लेकिन जब तक 21 लोगों की लाशें बाहर नहीं आईं, तब तक किसी भी अथॉरिटी ने इसे चेक करने की जहमत क्यों नहीं उठाई? हमारे देश का सिस्टम हमेशा आपदा आने के बाद ही क्यों जागता है? हादसे के बाद पुलिस ने प्रॉपर्टी ओनर लवकेश बजाज को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक मकान मालिक को जेल भेज देने से उस भ्रष्ट सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी जिसने अपनी आंखें बंद करके इन 21 लोगों को मौत के कुएं में धकेल दिया? इस हादसे ने एक बार फिर हमारे इमरजेंसी रिस्पांस टाइम और दिल्ली के इन संकरे रिहायशी इलाकों में फायर टेंडर्स के पहुंचने की एक्सेस डिफिकल्टीज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के वक्त की तस्वीरों की बेबसी हम सब की आंखों के सामने है, चाहे टूटी हुई खिड़कियां हों या उस स्मोक चैम्बर से बाहर निकाले जा रहे शरीर। उन लोगों के चेहरे, इनमें से एक भी चीज को वो लोग ना तो जी पाएंगे ना समझ पाएंगे जिनकी वजह से ऐसा हुआ और जो आज चैन की सांस ले रहे हैं। जब आप इन बेहद भावुक और निजी कहानियों को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ प्रशासनिक जांच में सामने आए उन कड़वे सच को देखते हैं, जहां सिर्फ 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे चलाए जा रहे थे, जहां बेसमेंट का इकलौता दरवाजा बाहर से बंद था और जहां पूरी बिल्डिंग के पास कोई फायर एनओसी तक नहीं थी, तो रूह कांप उठती है। यह कोई आपदा नहीं, ये सीधे तौर पर एक मैन मेड डिजास्टर था जिसे टाला जा सकता था। लोग कह रहे हैं कि देश में इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि अब लोग जी नहीं रहे, बल्कि हर रोज जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने के इस हादसे में इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि होटल के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी, लेकिन क्या इस त्रासदी के लिए सिर्फ होटल का मालिक जिम्मेदार है? जब इस इमारत को B&B कैटेगरी में लाइसेंस दिया गया, तब ये क्यों नहीं जांचा गया कि उसके पास फायर एनओसी है या नहीं? होटल के टी एंड स्नैक्स आउटलेट का लाइसेंस भी मार्च में ही खत्म हो चुका था। आरोप है कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद उसका रिन्यूअल कराने की कोशिश की गई, खुद उस ओनर के द्वारा। ऐसे में सवाल सिर्फ एक होटल मालिक पर नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर उठता है जो कागजों पर नियम बनाती है, लाइसेंस जारी करती है, निरीक्षण करती है और फिर किसी बड़े हादसे के बाद जवाबदेही तय करने निकल पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होटल के मालिक से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी और उससे लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, दिल्ली में सब चलता है। ये स्टेटमेंट उस सिस्टम के ऊपर तमाचा है जो बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़कर निकल जाता है। अंदाजा लगाइए कि 21 लोगों की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने अपने मुनाफे को तरजीह दी और एक सिस्टम ने लापरवाही को। क्या ये लोग उन लोगों को जिंदगी लौटा सकते हैं? अब से कुछ दिनों में ये सब सामान्य हो जाएगा, जैसे हर बार हो जाता है। जिंदगी वापस उसी ढर्रे पर चलने लगती है। लेकिन ऐसा कौन सा हादसा आखिरी होगा, ये सोचने की जरूरत है। चलते चलते जिस्ट की तरफ से आपसे सिर्फ एक गुजारिश है। वैसे तो जिंदगी अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्षणभंगुर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हादसों को नसीब के भरोसे छोड़ना शर्म की बात होगी। जब आप इस हादसे के बारे में सोचें तो इन 21 मौतों को सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा मत समझिएगा। ये हम और आप जैसे हार्ड मास के जिंदा इंसान थे जिनकी एक बेहद खूबसूरत और साधारण सुबह को इस भ्रष्ट सिस्टम की लापरवाही ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आसपास ऐसी लचर व्यवस्था देखें तो उसे रिपोर्ट करें।
कीजिए कोशिश जिम्मेदार नागरिक बनने की, पुरजोर कोशिश कीजिए शासन प्रशासन की जवाबदेही तय करने की। हम भी सवाल पूछेंगे, आप भी सवाल पूछिए, क्योंकि इन हादसों में मरने वाले सिर्फ आम लोग हैं। ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक सारे विभाग, सारी अथॉरिटीज अपने काम और जिम्मेदारी से भागते रहेंगे, जब तक हादसों में बराबर के दोषियों को बख्शा जाता रहेगा, जब तक कानून और सजा से उन्हें बचाया जाता रहेगा। जिसकी ये कोशिश अगर आपको ठीक लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। मैं थी मेधा, शुक्रिया।